हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एंड आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो देख लिया था, हमने वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देख लिए थे, हमने इसेंशियल्स देख लिए थे अंडर सेक्शन 10 एंड नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 बट कंसिडर इसेंशियल फॉर कंस्टिट्यूटिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द अनदर वीडियो एंड आज हम थोड़ा सा आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं ऑफर एक्सेप्टेंस एंड आगे हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस भी देखने वाले हैं। सो आई होप आपको पसंद आ रही होगी वीडियोस। इन केस कोई फीडबैक अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दैट व्हाट इज ऑफर। हम आपको याद होगा मैंने आपको आलिया एंड सिड का एग्जाम्पल बताया था जिसमें आलिया ऑफर कर रही होती है सिड को। सो अभी क्योंकि हमने वो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन वगैरह सब देख लिया था, क्योंकि आईसीआई की बुक में जिस पैटर्न के हिसाब से दिया हुआ मैं उसी पैटर्न के हिसाब से उसी सीरीज में आपको पढ़ा रही हूँ। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑफर। तो ऑफर की डेफिनेशन जो है हमारे सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज ए में हमारा ऑफर की डेफिनेशन दी हुई है जो कहती है दैट व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, इट्स लाइक आलिया ने क्या कहता है अपनी विलिंगनेस बताई थी कि सिड तुम क्या ये मेरी रेड कार परचेज करोगे। तो वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस में अपनी इच्छा अगर व्यक्त कर रहा है, सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू मतलब किसी काम को करने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मतलब किसी काम को करने के लिए भी हो सकता है और किसी काम को नहीं करने के लिए भी हो सकता है। लाइक आली ने बोला था तुम मेरी कार परचेज करोगे, तो वो किसी काम को करने के लिए ऑफर था। एंड ये मैं किसी को बोल सकती हूँ कि तुम ये काम मत करना, कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। तो ये किसी काम को नहीं करने का ऑफर हो सकता है। तो ऑफर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो हमने डेफिनेशन कहा देख ली, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू मतलब उसका इंटेंशन क्या होता है, वो किस इंटेंशन के साथ आपको ऑफर कर रहा है, टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन मतलब उसका पर्पस क्या ऑफर करने का, टू गेट द एक्सेंट मतलब कंसेंट अगर मिल जाती है तो उसी के लिए वो अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है, सिग्निफाई करता है टू व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, उस एक्ट के लिए जो उसने कहा है किसी काम को करने के लिए और किसी काम को नहीं करने के लिए। सो टू डू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, सो उसी को बोला जाता है दैट ही हैज मेड अ प्रपोजल और ही हैज मेड एन ऑफर। सो आई होप सेक्शन 2 क्लॉज ए में जो डेफिनेशन दी हुई है वो आपको क्लियर है। ये अब बिकॉज डेफिनेशन आपको क्लियरली आपको वर्ड टू वर्ड आपको याद करनी पड़ेगी। सो मैंने आपको पार्ट्स में समझाया विथ एन एग्जाम्पल ताकि आपको याद हो जाए। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम एनीथिंग विथ view to obtaining the assent of that other person to do such act or abstinence, then it is said that he has made an offer or he has made an proposal, he has made a proposal. So ये आपके ऑफर की डेफिनेशन थी। अब हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स है, वैसे हमारे ऑफर के भी एसेंशियल्स है कि ऑफर एक वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या एसेंशियल जरूरी होते हैं। So these are the essentials. So the first one है जो पर्सन ऑफर कर रहा है या प्रपोजल कर रहा है उसको ऑफरर बोलते हैं, एंड जिसको ऑफर किया जाता है उसको ऑफरी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको आलिया और सिड के एग्जांपल में बताया था कि आलिया को ऑफरर कहा गया था क्योंकि उसने ऑफर किया था, एंड सिड को ऑफर किया गया था तो उसे ऑफरी कहा था। एंड जो उसको एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर को उसे एक्सेप्टोर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टोर। अगर मान लो सिड ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सेप्टोर कहेंगे। एंड जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो ऑफर नहीं रहता, वो फिर प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रॉमिस जिसने किया उसको प्रॉमिसर, एंड जिसको किया गया वो प्रॉमिसी बन जाता है। जैसे सपोज जिसने ऑफर किया उसने प्रॉमिस किया होगा तो डेफिनेटली ऑफरर और प्रॉमिसर आपकी आलिया, एंड किससे किया गया है? सिड को, देन सिड इज कॉल्ड एज ऑफरी और प्रॉमिसी, और उसने एक्सेप्ट भी किया है तो इसलिए एक्सेप्टोर भी कहेंगे। सो ओके, सो ये आपका फर्स्ट फ्रेजेस हैं लीगल टर्म्स में क्या बोलेंगे। देन सेकंड पॉइंट इज फॉर अ वैलिड ऑफर, ऑफरर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया दैट वो पर्सन ऑफर क्यों करता है, टू सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस। वो किसी काम को करने के लिए भी हो सकते हैं, किसी काम को नहीं करने के लिए भी हो सकती है। सो विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, सो आपका सेकंड इसेंशियल था। एग्जांपल से एग्जांपल 34 कहता है कि ए की इच्छा है गुड्स बेचने की टू बू, तो बी ये आपका ऑफर हो सकता है। एंड ए की अगर इच्छा है कि बी को वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें इतना अमाउंट दूंगा, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, तुम इस डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट मत लेना। सो ये किसी काम को नहीं करने का भी ऑफर हो सकता है।
ठीक है। थर्ड आता है, हमने दो देख ली एसेंशियल्स। थर्ड एसेंशियल इज दैट द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी। तो हमने अब देखा था कि हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, अपनी अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट व्हाई वी आर सिग्निफाइंग आवर विलिंगनेस टू गेट द कंसेंट, टू गेट द एसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी। सो इसीलिए हमारा यही पर्पस होता है। एग्जाम्पल 36 देख लो, इनके साथ आपको देखना है। तो एट इज ए बी को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बाय एंड ऑफ द 2022, बट चाहता हूँ, ही डिजायर्स टू मेरी। अब चाहते तो बहुत चाहते तो अपनी बहुत सारी हो सकते हैं। सो देयर इज नो क्लियर कट विलिंगनेस और कुछ इंटेंशन ऐसा है ही नहीं कि हम मुझे सामने वाले की कंसेंट मिले। हाँ, बट अगर ये बोलता दैट विल यू मैरी मी, देन डेफिनेटली देयर इज अ क्वेश्चन एंड देयर इज वो कह रहा है कि हाँ तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। सो दैट कंस्टिट्यूट्स एन ऑफर। वो ऑफर हो सकता है, बट मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ वो आपका ऑफर नहीं बन सकता है। ठीक है। सो बिकॉज उसमें विलिंगनेस ही एक्सप्रेस नहीं है, बट मैं अगर विल यू मैरी मी बोल रही हूँ, देन देयर इज अ विलिंगनेस टू गेट द कंसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी, जिसको मैंने ऑफर किया है। एंड लास्ट फोर्थ वन इज द ऑफर कैन बी पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी काम को करने के लिए देन इट इज अ पॉजिटिव ऑफर, किसी काम को नहीं करने के लिए है देन इट इज एन नेगेटिव ऑफर। सो एग्जाम्पल नंबर 37 आता है। 37 कहता है हमारा दैट ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 lakhs, ये आपका पॉजिटिव ऑफर है। एंड ए अगर कहता है कि बी आफ्टर हिज कार मीट्स विद द एक्सीडेंट, तो वो कहता है कि तुम कोर्ट में मत जाना, मैं तुम्हें ऐसे ही रिपेयर चार्जेस मैं ऐसे ही दे दूंगा, बट तुम कोर्ट मत जाना। तो इसमें किसी काम को नहीं करने के लिए उसने ऑफर किया है। ठीक है। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर कि किस किस टाइप के ऑफर्स है। तो हमारे 5 टाइप्स ऑफ ऑफर्स हैं। जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। ये आपको अच्छे से याद करने होंगे क्योंकि इसमें कुछ केस लॉज भी है जो कि इंपॉर्टेंस है, तो ये आप अच्छे से याद रखना दैट 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफर। वन इज जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। सो फर्स्ट we'll start with the general offer. General offer means it has been made in general, it has been made to public इन लार्ज। मतलब हमने पब्लिकली अगर कोई ऑफर किया है किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं करके हमने पब्लिक ये ऑफर किया है, तो वो आपका जनरल ऑफर होगा। इन जनरल ऑफर में कि कोई भी इंसान एक्सेप्ट कर सकता है एंड उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम करता है। जैसे मान लो मैंने ऑफर किया है कि ये आइटम मैंने बनाया है, अब कोई भी इसको परचेज कर सकता है। सो देन इट हैज ऑफर टू मेड टू बी ये पब्लिक एट लार्ज को किया गया, देन इट इज एन जनरल ऑफर। एंड कोई भी अगर जो ऑफर की जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा है देन ही कंसिडर किया जाएगा कि हम उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। लाइक मैंने बाय न्यूज़पेपर और बाय एनी एडवर्टीजमेंट चैनल्स मैंने क्या किया है ना, मैंने ऑफर दिया है पब्लिक को एंड उस ऑफर में जो जो कंडीशंस दी हुई थी अगर उस अकॉर्डिंग अगर पब्लिक या किसी भी इंसान को अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है देन ये माना जाएगा कि हाँ सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें ऑफर मैंने जनरल में किया पब्लिक को एंड जो भी पर्सन अगर उस अकॉर्डिंग कंडीशंस परफॉर्म करता है तब ये माना जाएगा कि हम उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड अनटिल अनलेस जनरल ऑफर को या तो मैं विड्रॉ नहीं कर रही हूँ या फिर कोई टाइम लिमिट मैंने नहीं दिया ऑफर में, तो तब तक वो ऑफर वैलिड रहता है। उसे स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहते हैं, तब तक वो वैलिड ऑफर रहता है एंड कोई भी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर सकती है बिकॉज इट हैज बीन मेड एट पब्लिक एट लार्ज। ठीक है। इसका एक फेमस केस लॉ है दैट इज कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। इसमें क्या हुआ था ना, देखो कार्बोलिक स्मॉल कंपनी ने क्या किया था ना, एक स्मोक बॉल मैन्युफैक्चर की थी जिसको उन्होंने बोला था कि ये अगर आप लोगे तो ये इससे आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा आपको नहीं होगा। एंड उन्होंने लिखा था कि आपको $100 ऑफ रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर कोई भी पर्सन अगर स्मोक बॉल यूज करने के बाद भी अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है ना तो हम उसको £100 का अवार्ड देंगे। बट उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि आप इस स्मोक बोल को 3 टाइम्स डेली लो फॉर 2 वीक्स। ठीक है। जो भी डायरेक्शन दिए हुए थे उनके न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में, अगर आप वो एक्सेप्ट करते हो तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इनकेस इन्फ्लुएंजा होता है देन आपको रिवॉर्ड मिला है। अब क्या होता है ना, मिसेस कार्लिन एक लेडी ने क्या किया ना, स्मोक बॉल यूज की एंड उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उन्होंने यूज भी किया बट फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। अब अभी क्या हुआ ना, अभी मिसेस कार्लिन ने क्या किया, मिसेस कार्लिन ने कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल किया कि मुझे क्लेम मिलना चाहिए £100 का। बट कार्बोलिक कंपनी ने बोला कि हमने तो कोई ऑफर ही नहीं किया था, ऑफर नहीं किया था तो हमें उनकी एक्सेप्टेंस भी मिल गई, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो हम क्यों उनको रिवॉर्ड देंगे। बट कोर्ट ने उनको डिनाई किया और मिसेस कार्लिन के फेवर में ये केस लो आया
कि बिकॉज आपने जो एडवर्टीजमेंट दिया था वो जनरल ऑफर था, एंड अगर कोई भी पर्सन उस अकॉर्डिंग अगर परफॉर्म कर रहा है देन उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी बाय परफॉर्मिंग द कंसिडरेशन गिवन इन द एज इंस्ट्रक्टेड ऑन द एडवर्टीजमेंट, तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा एंड आप बाइंड हो मिसेस कार्ली को अवार्ड देने के लिए। तो इसीलिए मिसेस कार्लिन को वो कॉम्पनसेशन मिलेगा। सो इस केस में कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी आपका जनरल ऑफर का केस लो था। सेकंड आता है हमारा स्पेशल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। देखो जनरल में हम इन जनरल पब्लिक को ऑफर दे रहे थे, बट नाम में लिखा ना दैट स्पेसिफिक ऑफर मींस कोई भी आप अगर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन को आप ऑफर करें। जैसे आर्या ने सिड को ऑफर किया था, तो सिड इज अ स्पेसिफिक पर्सन, सो इसीलिए उसको स्पेसिफिक ऑफर बोला गया। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्पेसिफिक ऑफर, एंड स्पेसिफिक ऑफर को वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर किया गया। लाइक जनरल ऑफर में मिसेस कोई भी कर सकता था, तो मिसेस कार्ली ने कर लिया, बट स्पेसिफिक ऑफर में जिस इंसान को आपने ऑफर किया वही एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसका भी एक केस लो है, वो भी फेमस केस लो है, दैट बोल्टन वर्सेस जोन्स केस। अभी इसमें क्या होता है ना, जोन्स एक क्रेडिटर होता है, जोन्स एक कस्टमर होता है ब्रोकनहर्स्ट का। ब्रोकनहर्स्ट एक प्रोप्राइटरशिप बोल सकते हो आप, उसका कस्टमर होता है। अब जॉन्स ने क्या किया ना, जॉन्स ने ऑर्डर प्लेस किया ब्रोकनहर्स्ट को कि मुझे ये गुड्स चाहिए, तो आप इनकी सप्लाई मुझे भेज दो। ठीक है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ ना, ब्रोकनहर्स्ट ने अपना बिजनेस बेच दिया बोल्टन को। बोल्टन को बेच दिया। अभी तक वो ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ है जो जोन्स ने किया था ना, बट उसी दौरान उसी बीच में ऑफर को प्लेस नहीं किया गया, अभी तक ऑफर की डिलीवरी नहीं हुई है, ऑर्डर की डिलीवरी नहीं हुई है, सॉरी। एंड उसी बीच में ब्रोकनहर्स्ट ने क्या किया ना, अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया था। अब क्या किया था ना, बोल्टन ने अभी ब्रोकनहर्स्ट तो चला गया एंड जॉन्स क्रेडिटर है। अब क्या किया ना, बोल्टन ने क्या किया ना, बोल्टन ने गुड सप्लाई कर दिए जॉन्स को कि उसका ऑर्डर आया हुआ था, बट ब्रोकनहर्स्ट के साथ था, मैंने बिजनेस परचेज कर लिया है, तो मैं उसको ऑर्डर डिलीवरी करवा देता हूँ ऐसे करके, जो भी उसको गुड्स या जो भी उसको आइटम्स चाहिए थे उसने डिलीवर करा दिए। बट जॉन्स ने क्या किया ना, जॉन्स ने मना कर दिया कि ये गुड्स आपने भेज तो दिए हैं, बट मैं इसके अगेंस्ट आपको पे ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया ही नहीं था, मैंने तो ब्रोकनहर्स्ट के साथ किया था, और उसका बिजनेस अगर आपने परचेज कर लिया है तो फिर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकनहर्स्ट के साथ किया था, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के साथ रहेगा, मैं लायबल उन्हीं के अगेंस्ट रहूंगा, आपको पे करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आई एम नॉट लायबल। सो ऐसा जोन्स का मानना था। एंड बोल्टन ने कहा था कि हाँ मैंने बिजनेस परचेज किया एंड बिजनेस के मैंने अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया है, क्योंकि बिजनेस तो सेम था ना, इसलिए अगर मैंने ऑर्डर डिलीवरी कर दिया है देन आई एम एलिजिबल टू गेट द पेमेंट, ये बोल्टन का कहना था। बट कोर्ट ने जजमेंट दिया था जॉन्स के फेवर में कि देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बोल्टन एंड जॉन्स, बिकॉज ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रोकनहर्स्ट और जॉन्स के बीच में था, तो ब्रोकनहर्स्ट को ही ऑर्डर प्लेस करना चाहिए था एंड जॉन्स उसको पेमेंट कर देता। बट अगर बोल्टन ने अगर ऑर्डर की डिलीवरी कर दी तो ये जॉन्स को लायबल नहीं होता है, जॉन्स इज नॉट लायबल टू मेक अ पेमेंट टू द बोल्टन because there was no mutual consent and thus no contract was formed, because original contract किसके साथ था, ब्रोकनहर्स्ट एंड जॉन्स के साथ। सो आई होप जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर दोनों के आपने केस लॉस भी समझ लिए हैं एंड डेफिनेशन भी समझ ली है। ठीक है, थर्ड वन इज द क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मीन्स क्रॉस, आप समझते हो ना क्रॉस क्या होता है। डेफिनेटली जब दो पार्टीज आपस में ऑफर कर रही है, मतलब एक पार्टी दूसरे को, दूसरी पार्टी पहली पार्टी को ऑफर कर रही है, तो उसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। अब दोनों पार्टी एक साथ, मान लो जैसे आलिया ने सिड को ऑफर किया था ना, तुम मेरी कार परचेज करोगे या नहीं करोगे, सेम टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे अगर सिड ऑफर कर देता है आलिया को कि तुम मुझे अपनी कार परचेज सेल करोगी या नहीं करोगी, ऐसे करके उसने सिड ने भी ऑफर किया एंड आलिया ने भी ऑफर किया, इन दोनों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ ऑफर आने वाला है, तो इसलिए उनको क्रॉस ऑफर कहा गया। अभी क्रॉस ऑफर ही किया गया ना, सिड ने आलिया को किया, आलिया ने सिड को किया, सो देयर इज नो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं है तो ऑफर का कोई मीनिंग ही नहीं है ना, क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ही हमारा अग्रीमेंट और प्रॉमिस फॉर्म करता है। तो इसीलिए when two parties exchange identical offers, identical means same to same, सेम अगर ऑफर आप दे रहे हो एक दूसरे को in ignorance at the time of each other's offer, मतलब उनको पता नहीं है कि उसका ऑफर आया है, पता नहीं है, इग्नोरेंस में किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ऑफर्स बोलेंगे। ठीक है, एंड क्रॉस ऑफर का कोई बाइंडिंग नेचर नहीं होता, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ओनली ऑफर ही है। ठीक है,
फोर्थ वन, ये जो एग्जांपल है वही आलियन सीड वाला ही आप रीड कर सकते हो। फोर्थ इज द काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मीन्स जब ऑफर आया है सामने वाली पार्टी से, अपने पास ऑफर आया, बट हमने जो एक्सेप्टेंस दिया उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है, हमने कुछ वेरिएशन किया है, हमने उसको चेंज करके हमने एक्सेप्टेंस दिया। मान लो आलिया ने किया था ना कि मैं सिर्फ तुम्हें ये गाड़ी तुम ये परचेज करोगे एट 15 लाख रुपीज, उसने बोला, बट सिड ये रिप्लाई करता है कि मैं 15 लाख में नहीं, मैं 10 लाख रुपए में परचेज करूंगा। सो ये क्या है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। ये आपने एज इट इज, क्योंकि ऑफर जिस फॉर्म में, जिस टर्म्स एंड कंडीशन में आता है, हमें उसी फॉर्म में, उसी टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। बट सिड की एक्सेप्टेंस आई मॉडिफाइड, उसने वेरिएशन कर दिया कंसिडरेशन में, तो हम उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, उसको काउंटर ऑफर बोला जाता है, उसको कंडीशनल, काउंटर ऑफर को कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोलते हैं, बिकॉज इसमें इफ यू से दैट द सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, उसी को क्या बोलते हैं, हम काउंटर ऑफर बोलते हैं। काउंटर ऑफर क्योंकि एक्सेप्टेंस आपकी मॉडिफाइड है, तो इसलिए ये माना जाएगा कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि आपने रिजेक्ट किया है ओरिजिनल ऑफर को। भले आपने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करके, मॉडिफाई करके आपने अपना एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं, बट दैट एक्सेप्टेंस इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस, या फिर उसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। एंड इट मीन्स कि आपने ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, ओरिजिनल ऑफर आपका रिजेक्ट और कैंसिल माना जाएगा। बस दैट्स इट। एग्जाम्पल 41, जैसे ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर 10 lakhs, बट बी बोलता है कि मैं इसको 8 लाख में परचेज करूंगा, तो इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। तो और जो ए का ऑफर था वो टर्मिनेट हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, उसको ये माना जाता है हाँ उसने रिजेक्ट कर दिया। एंड अगर बी बाद में ये कहता है कि बी अग्रीज टू बाय द प्लॉट फॉर 10 lakhs, तो अभी क्योंकि पहले वाला तो ऑफर रिजेक्ट हो गया ना, रिजेक्ट हो चुका है, वो कैंसिल हो चुका है। अब अगर वापस बी ने कहा है कि मैं परचेज कर लूंगा 10 lakhs में, उसने मान ली हुई बात, तो अब ए की, ए चाहे तो हाँ भी कह सकता है और ए चाहे तो मना भी कर सकता है, ये ए के ऊपर है, ठीक है। नाउ लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। तीनों नेम है, स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। ओपन ऑफर मीन्स कि इट्स लाइक जस्ट लाइक अ जनरल ऑफर ओनली, कि जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है, कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। लाइक टेंडर्स, अगर न्यूज़पेपर के थ्रू टेंडर्स इनवाइट करते हैं तो वो क्या आपका स्टैंडिंग ऑफर है, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है, जिसमें कोई भी एक्सेप्टेंस दे सकता है, आपका कोई भी कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। सो वो आपका स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर या फिर ओपन ऑफर भी बोलते हैं। अब आता है हमारा इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर के क्या क्या एसेंशियल, हमने देखा था सेक्शन 10 में हमारे कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल्स थे। अभी हमारे इसमें इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर है, ये ऑफर है हमारा, ठीक है। सो फर्स्ट एसेंशियल है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा था, दैट इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। लाइक सोशल इन्विटेशन है, आपके सोशल ऑफर्स है, तो उनको उनमें कोई लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होते हैं, इसलिए उनको ऑफर नहीं माना जाता है, वैलिड ऑफर नहीं माना चाहिए। क्योंकि लॉ, अगर कानून की नजर से देखोगे तो वहां पे कोई सोशल एग्रीमेंट्स का, सोशल ऑफर का कोई मीनिंग नहीं है, दे आर नील एंड वॉइड, क्योंकि लॉ तो उन्हीं को ही लाइबल कर सकता है, उन्हीं को इन्फोर्स कर सकता है ना। तो इसीलिए ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड इट गिव्स राइज टू द लीगल ऑब्लिगेशंस। इसके लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, दोनों पार्टीज के कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होंगे, दोनों पार्टीज के लीगल राइट्स होंगे, ओके। अगर उसमें इंटेंशन नहीं है तो उसको वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। लाइक इसमें है कि एक एग्जांपल है, ए ने इनवाइट किया बी को अपनी बर्थडे पार्टी पे, एंड बी वेन्यू पे भी आ गया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, एंड बी आ भी गया जिस दिन बर्थडे पार्टी थी, बट उस दिन ए ही नहीं था, उस दिन ए कहीं बाहर पार्टी करने चला गया, घर में पार्टी करने का प्लान था बट वो बाहर चला गया, तो बी को ए घर पे मिला ही नहीं। तो अब क्या किया, बी ने ए के अगेंस्ट केस फाइल किया कि इसने मेरे को ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्ट भी किया था, मैंने कहा था मैं आऊंगा, बट ये वहां था ही नहीं, तो इसने ऑफर को रिजेक्ट किया है। तो इसलिए ये मेरे को जो भी मैंने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस किया है, मैं मुंबई से जयपुर आया हूँ, तो मुझे इसका रिम्बर्समेंट मिलना चाहिए। बट कोर्ट ने बोला कि ये सोशल ऑफर है, एक सोशल एक्टिविटी है, तो इसके लिए कोई लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही, ये ऑफर ही नहीं, तो इसलिए बी को कोई कॉम्पनसेशन, कोई रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। सो सेकेंड है हमारा, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वीक। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में बताया था, सेम ऐसा ऑफर में भी है कि ऑफर आपका सर्टेन मीनिंग होना चाहिए। लाइक मैंने कहा था कि मैं ऑफर करती हूँ कि मैं तुमको 100 टन्स ऑफ ऑयल दूंगी, बट विच टाइप ऑफ ऑयल, विच टाइप ऑफ ऑयल, ये तो मैंने बताया ही नहीं ना कि कोकोनट ऑयल होना चाहिए, ग्राउंडनट ऑयल होना चाहिए, कोई भी मैंने नहीं बताया, तो इसीलिए ये वैलिड ऑफर नहीं है। हाँ, अगर मैं कहती हूँ कि मैं मस्टर्ड ऑयल तुम्हें परचेज करोगे, तो देन इट कंस्टिट्यूट्स अ वैलिड ऑफर, बिकॉज देयर इज सर्टेनिटी है उसमें।
ठीक है। थर्ड आता है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर, कि मैंने ऑफर किया है बट अगर मैंने सामने वाले को बताया ही नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं किया बाय एनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो सामने वाले पार्टीज को पता कैसे चलेगा कि ऑफर आया है मेरे पास। तो इसीलिए ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom इट इज मेड, जिसको हम करने वाले हैं उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। और वो कोई भी वे हो सकता है, कोई भी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो, आप टेलीफोनिक, आप फोन कॉल कर सकते हो, आप मैसेज पे पूछ सकते हो, वॉट एवर इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो आप यूज कर सकते हो। एंड अगर सामने वाली पार्टी को ऑफर का पता ही नहीं है एंड फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। हम आगे एक्सेप्टेंस क्या देखेंगे ना, एक्सेप्टेंस के वैलिड एक्सेप्टेंस किसको माना जाएगा, तो उसमें भी ये पॉइंट आएगा। ठीक है। एंड हाँ, इसका इधर फीस जो है मैं वो समझा देती हूँ आपको। दैट हमने कहा ना कि ऑफर आपका कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को। अगर ऑफरी को कम्युनिकेट नहीं हुआ है फिर भी अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया तो उसको हम वैलिड ऑफर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। ठीक है। इसमें एक केस जो है दैट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या होता है ना, गौरी दत्त का जो नेफ्यू है वो गायब हो जाता है, वो लापता हो जाता है। लापता तो हो गया। अब गौरी दत्त ने क्या किया ना, अपने सारे सर्वेंट्स को भेजा कि तुम जाओ और मेरे भतीजे को ढूंढ के लाओ, ऐसा करके उसने बोला। एंड उसमें जो सर्वेंट था उसमें एक नौकर था जिसका नाम था लालमन शुक्ला। वो गया ढूंढने के लिए, ढूंढने चला गया जहां पे उसको ढूंढने जाना था, वो ढूंढने गया। एंड पीछे से गौरी दत्त ने अनाउंसमेंट की कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं 501 रुपए का इनाम दूंगा, ऐसा करके उसने अनाउंसमेंट कर दी। अब लालमन शुक्ला को ये पता नहीं है कि गौरी दत्त ने अनाउंसमेंट कर दी है, और उसने फिर भी क्या किया ना, उसने ढूंढा लड़के को, नेफ्यू को ढूंढ के वो लेके आया। गौरी दत्त को उसने दे दिया कि देखो आपका मिल गया लापता बेटा, आपका लापता भतीजा मिल गया है। एंड हो गया, बात वहीं खत्म हो गई। बट आफ्टर सम टाइम लालमन को पता चला कि गौरी दत्त ने अनाउंसमेंट की थी कि 501 का इनाम दिया जाएगा अगर मिसिंग बॉय को लेके आते हैं। तो अब लालमन क्या कहता है, गौरी दत्त के पास जाता है कि लाओ अब मुझे मेरा रिवॉर्ड दो, क्योंकि मैं लेके आया ना, मिसिंग नेफ्यू को लेके आया हूँ, तो इसलिए आप मुझे इनाम दो। बट कोर्ट ने ये जस्टिफाई नहीं किया क्योंकि लालमन शुक्ला को पता ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ ऑफर हुआ भी है या ऐसा कुछ रिवॉर्ड अनाउंस भी हुआ है, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। बाद में नहीं आ सकता कि हाँ तुमने अनाउंस किया था तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, नहीं। उसको अगर पता होता या फिर गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को पहले बता दिया होता कि 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा अगर तुम ढूंढ के लाते हो, तो डेफिनेटली वो एक वैलिड ऑफर होता, वैलिड एक्सेप्टेंस होती है, वो एलिजिबल होता फॉर द रिवॉर्ड। बट इन दिस केस उसको पता ही नहीं था, उसको नॉलेज ही नहीं था। तो अगर विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है, एंड वैलिड प्रॉमिस नहीं है, वैलिड अग्रीमेंट ही नहीं है, इसीलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपका, इसलिए गौरी दत्त एलिजिबल नहीं है टू गिव यू द रिवॉर्ड। ठीक है। फोर्थ आता है इट मस्ट बी मेड, हमने देखा था दैट इट मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी। हमारा इंटेंशन ये होता है कि हमने सामने वाले की एसेंट मिले, इसीलिए हम ऑफर करते हैं, ना कि ऐसे कि हम ऐसे बता रहे हैं कि हाँ मेरी इच्छा है ऑफर करने, मेरी इच्छा है मैं अपनी गाड़ी बेच दूं, बट वो इच्छा नहीं होती है। आपको एक ऑफर वैलिड ऑफर देना पड़ेगा कि क्या तुम मेरी परचेज करोगे कार, वो एक आपका वैलिड ऑफर। मैं कह रही हूँ मेरी कार बहुत सालों से पुरानी पड़ी है, मैं इसको बेचना चाहती हूँ, दैट डजंट constitutes a valid offer. Okay. Fifth आता है that it may be conditional. Conditional means आप अपने according terms and condition अप्लाई कर सकते हो, आप कोई भी contract terms या payment terms बता सकते हो, टाइम दे सकते हो, so it may be conditional हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। सिक्स्थ आता है ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंसेस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब मैंने कहा अर्लियर पॉइंट में मैंने कहा कि कंडीशनल हो सकता है, बट आप कोई ऐसी कंडीशन नहीं डाल सकते कि अगर वो फुलफिल नहीं की तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। लाइक जैसे इसमें एक एग्जांपल है दैट ए प्रपोजेस बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड मोबाइल फॉर 5000। वो बोलता है कि 5000 में तुम मेरा मोबाइल परचेज करोगे, और ये भी बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं ये मानूंगा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। उसने ये कहा कि अगर तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आता है, हाँ या ना कुछ
भी नहीं आता है, तो ये मैं मानूंगा, मैं ये अज्यूम करूंगा कि हाँ तुमने प्रपोजल को, तुमने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये वैलिड ऑफर ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने एक्सेप्टेंस नहीं दी टाइम पे, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। तो इसलिए ये पॉइंट लिखा गया ऑफर नॉट शुड नॉट कंटेन अ टर्म द कंप्लायंस नॉन कंप्लायंसेस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, कि मैंने अगर नॉन कंप्लाई किया तो वो मेरी एक्सेप्टेंस नहीं बन नहीं जाएगी। ठीक है, 7th आता है द ऑफर में बी इधर स्पेसिफिक और जनरल। मैंने आपको बताया स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर, स्पेसिफिक पर्सन को किया जाता है, अ सर्टेन पर्सन को, एंड जनरल पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है। ऑफर आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड एक्सप्रेस बाय वर्ड्स इन राइटिंग और वर्ड टू वर्ड हो सकता है, एंड बाय कंडक्ट भी हो सकता है। लाइक इसमें है एग्जाम्पल 46 है कि ए बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स पर गाड़ियां रुकती है तो एक लड़का कार साफ करने लग जाता है विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू, मतलब उसको किसने कहा नहीं था, ड्राइवर ने या जो भी गाड़ी चला रहा था उसको किसने कहा नहीं था कि तुम मेरी गाड़ी साफ करो, बट वो स्टिल करने लग जाता है, एंड जो भी ड्राइवर है वो मना नहीं करता है, तो इसीलिए इट जस्ट लाइक मना नहीं करता है, तो ऐसा माना जाएगा ना कि उस बॉय ने इम्प्लाइडली अपने कंडक्ट से उसने ऑफर किया, एंड ड्राइवर ने मना नहीं किया, तो उसकी भी इम्प्लाइडली उसकी क्या मान जाएगी, एक्सेप्टेंस मान जाएगी। तो ये आपका क्या है, इम्प्लाइड ऑफर एंड इम्प्लाइड की आपकी एक्सेप्टेंस है। ठीक है, 9th पॉइंट है दैट ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, बिकॉज ऑफर इज डिफरेंट एंड इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट इज डिफरेंट। मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं अपना लैपटॉप बेचना चाहती हूँ, तो ये मेरा जस्ट एक इंटेंशन है, मैं अपनी एक इच्छा बता रही हूँ, मैं अपनी एक विश बता रही हूँ कि हाँ मैं अपना मैं अपने लैपटॉप बेचना चाहती हूँ, बट मैंने किसी पार्टी को, बिकॉज ऑफर ये होता है कि क्या तुम, मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ क्या तुम मेरा लैपटॉप लोगी एट 50,000 रुपीज, तो वो मेरा दैट कंस्टिट्यूट्स एन ऑफर। ठीक है, एंड एग्जाम्पल 40 अनाउंसमेंट भी अलग होती है, लाइक एन अनाउंसमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन स्कोरिंग मोर देन 95% इन 12 बोर्ड्स, तो वो भी एक अनाउंसमेंट है कि हमें स्कॉलरशिप दूंगा, इट डजंट कंस्टिट्यूट एन ऑफर। ठीक है, एंड 10th पॉइंट है दैट अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। मतलब अगर मैं मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत सारे गुड्स सेल कर रही हूँ, एंड कोई कस्टमर मुझसे पूछता है कि मिस कनक माहेश्वरी आप मुझे बताएंगे कि आपके इस प्रोडक्ट की, आपके इस ये गुड्स की जो आप सेल कर रहे हो उसकी क्या प्राइस है। तो मैंने उनको प्राइस बताया कि जैसे मान लो मैं लैपटॉप सेल कर रही हूँ, मेरे लैपटॉप की प्राइस 50,000 है, बस मैंने इतना ही लिखा। तो इट डजंट मीन कि मैं लैपटॉप बेचना ही चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे प्राइस पूछा, मैंने प्राइस बताया, मैंने सिर्फ प्राइस कोट किया, तो कोटेशन ऑफ प्राइस डजंट कंस्टिट्यूट अ ऑफर। ठीक है, इसका एक फेमस केस लॉ जो मैं आपको बताना चाहूंगी दैट इज हार्वे वर्सेस फेसी। इसमें क्या होता है ना, इसमें हार्वे एक टेलीग्राम भेजता है, एक चिट्ठी भेजता है फेसी को, और वो 2 क्वेश्चंस पूछता है। पहला कि तुम बम्पर हॉल पेन, जो भी बम्पर हॉल पेन बेचता होगा फेसी, तो वो तुम मुझे सेल करोगे, एंड सेकेंड मुझे टेलीग्राफ लोवेस्ट कैश प्राइस क्या होगा, लोवेस्ट प्राइस क्या होगा मेरा हॉल पेन का लोवेस्ट प्राइस मुझे बता दो। तो फैसी ने क्या किया, रिप्लाई किया, उसने फर्स्ट क्वेश्चन का तो कोई जवाब ही नहीं दिया, उसने सेकंड क्वेश्चन का जवाब दिया कि लोवेस्ट प्राइस जो है वो 900 पाउंड्स है, उसने ऐसा करके बोला। एंड हार्वे ने इमीडिएटली रिप्लाई कर दिया, क्या बोला कि हाँ हमें बम्पर होलसेल खरीदना है, हम एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा करके उसने रिप्लाई कर दिया फॉर 900 पाउंड्स। फैसी ने उसके आगे कोई रिप्लाई ही नहीं किया, ना उसने हाँ बोला ना उसने ना बोला, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। अभी क्या किया ना, बाद में फैसी ने कोई डिलीवरी नहीं दी थी कोई बहुत टाइम के बाद, तो फिर हार्वे ने क्या किया ना, हार्वे ने किया था केस फाइल किया था अगेंस्ट फेसी कि इसने मेरे को अग्रीमेंट हो चुका था हमारा, बट इसने हॉल पेन मेरे को डिलीवर नहीं किया है। उसने ऐसा बोला कि अभी तक बहुत टाइम हो गया, ऐसे डिलीवर नहीं किया है। तो अब क्या ना, अभी जो कोर्ट है उन्होंने बोला कि वहां तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट बना, क्योंकि देखो हार्वी ने टेलीग्राम करके पूछा कि ये 2 क्वेश्चंस के जवाब दो, एंड फैसी ने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया ना, उसने ये थोड़ा बोला कि हाँ मैं तुम्हें बेचूंगा ही, उसने पूछा विल यू सेल अस, उसने कोई रिप्लाई ही नहीं किया। तो अब रिप्लाई नहीं किया, उसको यस नहीं मान सकते, उसने सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का जवाब दिया दैट लोवेस्ट प्राइस इतना। तो कोटेशन ऑफ प्राइस हमारा कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है वैलिड ऑफर को।
ठीक है। और उसने उसने बट हार्वी ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर दिया कि हम एग्री करते हैं बाय करने को, बट जबकि एक्सेप्टेंस की तो बात ही कहाँ आई, क्योंकि फेसी ने तो ऑफर ही नहीं किया था, उसने सिर्फ बताया था कि लोवेस्ट प्राइस इतना है। उसने ऑफर कहाँ किया था कि तुम परचेज करोगे या नहीं करोगे, या हम बेचने के लिए तैयार है, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा था। तो इसलिए देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो वैलिड ऑफर। सो ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड होना चाहिए फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन और फ्रॉम अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस भी है, एंड अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा मैं उसका आंसर देगी तो वो मेरा ऑफर नहीं बन जाता। सेम जो है डिसीजन मैकफर्सन वर्सेस अपर्णा में भी दिया गया था, जिसमें द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी उसने कहा था कि वो 6,000 पाउंड से लेस में एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसका प्राइस लेस देन 6,000 पाउंड नहीं होगा। तो ये एक आंसर दिया है उसने कि अपनी इच्छा बताइए, इसमें कोई ऑफर नहीं दिया है, ये बस बता रहा है कि मैं 9,000 से एक्सेप्ट नहीं करूंगा बस। 12th आता है इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब देखो हमारा ये इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इन्विटेशन टू ऑफर, देखो इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर इज डिफरेंट। पहले मैं आपको काम करती हूँ प्रोस्पेक्टस का 13 पॉइंट बता देती हूँ कि प्रोस्पेक्टस भी हमारा अलग है। कि प्रोस्पेक्टस में क्या होता है ना कि हम प्रोस्पेक्टस जब भी आईपीओ या एफपीओ लेके आया था तो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, तो उसमें कंपनी इनवाइट कर देते हैं पब्लिक को कि तुम हमारे सिक्योरिटीज परचेज करो, वट एवर इज दैट, शेयर, डिबेंचर्स और स्टॉक, वो जो भी परचेज करो उसका एक इन्विटेशन दिया जाता है कि हाँ तुम आओ और हमारे शेयर्स परचेज करो। सो दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज द इन्विटेशन टू ऑफर। क्योंकि देखो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला कि हमारा ये प्रोस्पेक्टस है, हमारी ये कंपनी, ये फाइनेंशियल्स है और हमारे इतने शेयर्स हैं जो ऑथराइज हैं, इतने हम इशू कर रहे हैं। तो कंपनी ने ये सारी इंफॉर्मेशन दिया और उसने कहा कि अब पब्लिक को बोला है कि अब तुम आओ और हमें ऑफर करो कि हमें इतने शेयर्स परचेज करने हैं तुम्हारी कंपनी के। तो वो ऑफर हुआ, फिर कंपनी उसकी एक्सेप्टेंस देगी और उसके अकॉर्डिंग उनको शेयर्स अलॉट करेगी। बट कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो इट डजंट मीन दैट दे आर ऑफरिंग, दे आर मेकिंग एन ऑफर, दे आर जस्ट इनवाइटिंग ऑफर्स। ठीक है। सो यही हमारा इन्विटेशन टू मेक ऑफर है, दैट इन केस ऑफ एन इन्विटेशन टू मेक ऑफ, द पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन डजंट मेक एन ऑफर, वो ऑफर नहीं कर रहा, वो सिर्फ इनवाइट कर रहा है दूसरी पार्टीज को, तुम आओ और ऑफर लेके आओ, ऐसा करके बोल रहा है वो। जैसे एग्जांपल 50 देता है दैट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू द ऑफर। मतलब मैं बता रही हूँ कि मेरा ऑक्शन में सेल होने वाला है, ऐसा करके एडवर्टीजमेंट आया, तो उसमें ये थोड़ा ना कि हाँ तुम सेल ही कर लो, मतलब बट जो भी पार्टीज आएगी हाईएस्ट बिडिंग होगी तब हमारा ऑफर होगा एंड देन उसकी एक्सेप्टेंस होगी। सो ऑप्शन का भी आया तो उसको इनविटेशन टू ऑफर बोला जाता है, ना कि ऑफर बोला जाता है। ठीक है। अभी ये डिटेल में क्या आईसीएम में डिटेल में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है हाउ इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर एंड व्हाट इज एन इनविटेशन टू ऑफर एंड व्हाट इज ऑफर। तो जब भी आता है व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर, तो पहले आप ये लिखो दैट ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन ऑफर। कैसे डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि देखो ऑफर की आप डेफिनेशन दे सकते हो सेक्शन 2 क्लॉज ए में जो है, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू टू गेट द कंसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी। ठीक है। तो वो ऑफर की आप डेफिनेशन लिखोगे एंड आप लिखोगे दैट ऑफर इज डेफिनेट होता है, आपका उसमें सर्टेनिटी होती है एंड ऑफर की एक्सेप्टेंस मिल जाती है, देन वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन जाता है अल्टीमेटली, अगर उसमें सारे वैलिड एसेंशियल्स हैं तो। बट इन्विटेशन टू ऑफर एक स्टेप है हमारा ऑफर का, क्योंकि पहले इन्विटेशन टू ऑफर होगा, इन्विटेशन टू ऑफर से हमारे पास ऑफर्स आएंगे एंड देन हम उसकी एक्सेप्टेंस देंगे एंड देन हमारा अग्रीमेंट एंड देन हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सो इन्विटेशन टू ऑफर इज जस्ट अ सर्कुलेशन, इज जस्ट अ स्टेप टू मेक एन ऑफर। इसलिए एक पार्ट है इनविटेशन टू ऑफर, हमारा पहले किया जाता है एंड देन ऑफर किया जाता है। एंड एक्सेप्ट, अगर आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, क्योंकि आपने, इसलिए इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट एंड ऑफर इज डिफरेंट। ठीक। जैसे मैं जिसमें एग्जांपल है, व्हेन अ पर्सन एडवर्टाइज करता है कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स है बेचने के लिए, या मेरे पास बहुत सारे घर हैं जिनको मैं रेंट पे दे सकता हूँ। तो मैंने ये बताया है, मैंने ये अनाउंस किया है। अब मेरे पास ऑफर्स आएंगे ये कहते हुए कि हाँ हमें ये बुक्स दे दो, या हमें ये जो घर है ये हमें रेंट पे दे दो, तो वो एक ऑफर होगा एंड देन मैं एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ तुम ये बुक्स मैं सेल करने के लिए तैयार हूँ, मैं सेल करने के लिए एग्री हूँ, वो मेरी एक्सेप्टेंस होगी। बट इन्विटेशन टू ऑफर हमारा अलग होता है, मैं बार बार कह रही हूँ आपको। ठीक है।
डिफरेंस दिया हुआ है, बस मैंने ये बताना, जैसे ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, सेक्शन 2 की क्लॉज ए की डेफिनेशन देंगे। इनविटेशन टू ऑफर हमारा इनवाइट करता है अदर पार्टीज टू मेक एन ऑफर। इंटेंशन क्या होता है, ऑफर का इंटेंशन क्या होता है, टू गेट द कंसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी, एंड उसका पर्पस ये होता है कि हाँ ये अग्रीमेंट हो और अग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बने। बट इनविटेशन टू ऑफर में हमारा सिर्फ इतना होता है कि हमें बताना होता है, जैसे मैंने बताया कि यू नो बुक्स टू सेल, तो मैंने सिर्फ नेगोशिएट किया और मेरा इनविटेशन ये होता है कि मेरे पास ऑफर है टू गेट द ऑफर्स। सीक्वेंस क्या होगा, ऑफर, इसमें सीक्वेंस है कि पहला हमारा इनविटेशन से ऑफर जाएगा एंड देन हमारे पास ऑफर आएगा। एग्जांपल्स है जैसे प्रोस्पेक्टस हमारा इनविटेशन टू ऑफर है, जैसे हमारा कोटेशन ऑफ प्राइस है, जैसे मैंने बताया कि मेरे लैपटॉप मैं जो सेल कर रही हूँ उसकी प्राइस 50,000 है, तो मैंने ये बताया है, मैंने कोट किया। अब मेरे पास पार्टीज आएगी कि हाँ मैं ये 15,000 में आप बेचोगे क्या, तब मैं उसकी एक्सेप्टेंस दूंगी। सो कोटेशन ऑफ प्राइस है वो भी हमारा इनविटेशन ऑफ ऑफर है। कई बार जो हम ऑक्शन सेल्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो भी हमारा इनविटेशन टू मेक एन ऑफर है। एंड डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल, जब हम देखते हैं शोरूम में जो डिस्प्ले में जो गुड्स पड़े हुए होते हैं वो हमें बस इनवाइट कर रहे होते हैं कि आओ आओ तुम ये गुड्स परचेज करो, बट वो ऑफर नहीं है कि डिस्प्ले में है तो हम बेचने के लिए रेडी हैं, ऐसा नहीं है। वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ शॉप में एंड इनकेस आपको पसंद आते हैं गुड्स तो आप हमें बोलो कि आपको ये गुड्स परचेज करना है, एंड देन विल एक्सेप्ट इट, एंड देन वो आपका एग्रीमेंट फॉर्म होता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑफर एंड इनविटेशन टू मेक एन ऑफर अच्छे से करके जाना। Yes, now we start with acceptance. So acceptance, ऑफर हमने देख लिया, अब आता है हमारा एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए में हमारी ऑफर की डेफिनेशन थी, सेक्शन 2 क्लॉज बी में हमारी एक्सेप्टेंस की और डेफिनेशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझा रही थी कि प्रॉमिस कब बनता है। तो देखो मैं बताती हूँ, जब व्हेन वन पर्सन, जब वन पर्सन, द पर्सन जिसको ऑफर किया गया, टू होम द प्रपोजल इज मेड, अगर वो अपनी कंसेंट दे देता है तो उस प्रपोजल को एक्सेप्टेड माना जाता है, और एक्सेप्टेड प्रपोजल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा प्रॉमिस बन जाता है। तो ये हमारा डेफिनेशन है जिसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए वन बाय वन। आप किसी भी डेफिनेशन को देखना ना, पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप पूरी डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, पार्ट्स में ट्राई करो, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड विथ एनी एग्जांपल, कोई भी आप, मैंने आपको जो आली एंड सिड वाला एग्जांपल दिया उसको लेके कोई और एग्जांपल लेके आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आ गया होगा जो मेरी एक्सप्लेनेशन से। इनकेस कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप विथ बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बीच में डिफरेंस, अभी क्योंकि ये दिया हुआ है एक पैराग्राफ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल पता होना चाहिए, आईसीआई की बुक्स में लिखा हुआ है, देन डेफिनेटली वी नीड टू नो। अब इसमें क्या होता है, सर विलियम एंसन जो प्रोफेसर है वो कहते हैं एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ग्रेन ऑफ गन पाउडर। मैंने पीपीटी ये एग्जांपल से बताया, जैसे मान लो ऑफर किया है, मान लो गन पाउडर का ट्रेन है, गन पाउडर है हमारा, गन पाउडर पे अगर अपन माचिस की तिली लगाएंगे, अपन माचिस जलाएंगे तो वो क्या होगा, बूम होगा, फायर होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा। वैसे ही है कि हमारा जो गन पाउडर है वो हमारा ऑफर है, एंड ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है, मतलब एक्सेप्टेंस मींस माचिस की तिली, मतलब उसमें अगर आग लग जाती है तो एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा प्रॉमिस बन जाता है। तो इसीलिए उन्होंने ये गन पाउडर एंड माचिस की तिली ऐसा करके एग्जाम्पल है, जो कि अच्छा है। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया दैट एक्सेप्टेंस क्या है ऑफर के लिए, व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। जैसे मैंने बताया ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू बूम मींस वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, ये मैं वन बाय वन, क्योंकि ये दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको पैराग्राफ जो आईसीआई की बुक में ना, तो मैंने इसके टुकड़ों में डिवाइड किया सो दैट आपको पता हो ना आप कुछ लिख सको। इसके कुछ लाइन से आप अगर लिख दोगे एग्जाम में, अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो बेटर होगा। सो अब इसमें क्या था, इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी डन। मतलब अगर आप देखोगे ना, जैसे बूम हो गया, आग लग गया, इसको आप अंडू नहीं कर सकते हैं, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो एक बार अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी है तो एक्सेप्टेंस दे दी है तो वो प्रॉमिस ही बनेगा। ठीक है, उसमें आप अंडू नहीं कर सकते, उसको अनडन या रिकॉल नहीं कर सकते। बट जिसके जो ऑफर कर रहा है उसके पास चॉइस है कि वो क्या कर सकता है, वो उसको रिवोक कर सकता है बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। मतलब मैंने ऑफर किया सामने वाली पार्टी को, एंड सामने वाली पार्टी की एक्सेप्टेंस से पहले मैं उसको कम्युनिकेट कर देती हूँ कि नहीं मैं ऑफर नहीं कर रही हूँ, मैं उसको रिवोक कर लेती हूँ, मैं उसको वापस ले लेती हूँ अपने ऑफर को, तो वो मैं कर सकती हूँ। बट एक्सेप्टेंस एक बार मिल चुकी है, सामने वाले को कम्युनिकेट हो चुकी है, तो वो प्रॉमिस ही बनेगा, वो फिर अंडन नहीं हो सकता है, वो अंडू नहीं हो सकता है। सो इट मीन्स दैट ऑफर कैन बी विथड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, बट acceptance converts the offer into a promise, then it is too late to revoke it. ठीक है,
मैम दैट ट्रेन ऑफ गन पाउडर आपका ऑफर है एंड लाइटर में जाके एक्सेप्टेंस है जो आपका प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। एंड वंस एक्सेप्ट हो जाता है देन हमारे लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल राइट्स क्रिएट हो जाते हैं, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो कि इन्फोर्सिबल है बाय लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी विथड्रॉन एंड क्या, सो ये आपका रिलेशनशिप था बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। अभी आता है हमारे लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अभी जैसे हमारे रूल्स थे, हमारे ऑफर के भी थे, कॉन्ट्रैक्ट के भी थे, वैसे हमारे एक्सेप्टेंस की भी है। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस उसी पर्सन के द्वारा वही पर्सन दे सकता है जिसको ऑफर किया हो। अब इसमें है कि जनरल ऑफर में किया गया है, जनरल ऑफर में जिसको भी पता है ऑफर के बारे में, अगर उस अकॉर्डिंग उसने परफॉर्म किया है तो माना जाएगा उसने एक्सेप्ट कर लिया है। स्पेसिफिक ऑफर में हमारा वही पर्सन कर सकता है जिसको ऑफर किया गया, टू हुम इट इज मेड, टू हुम द ऑफर इज मेड, जो कि था हमारा बोल्टन वर्सेस जॉन्स। एंड जनरल ऑफर में हमारा था कार्लिल वर्सेस कार्पोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, ठीक है। So हमारा था acceptance can be given only by the person to whom the offer is made. Second आता है acceptance must be absolute and unqualified होनी चाहिए। Absolute means clear होनी चाहिए, unqualified means कोई भी qualification, कोई variation नहीं कर सकते हो आप acceptance में। मैंने क्या बताया था ना कि जैसे मैंने आलिया ने ऑफर किया था सिड को कि तुम 15 लाख में मेरी गाड़ी परचेज करोगी या नहीं करोगी, बट सिड बोलता है 15 लाख में नहीं, मैं 10 लाख में परचेज कर लूंगा। तो ये क्या है? ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, ये एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। वैलिड फिर आपका एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, वो देयर इज नो एग्रीमेंट, ठीक है। एंड जो भी एक्सेप्टेंस है वो आप रिजनेबल मैनर में जो भी दी हुई है वो आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो अभी इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं क्या क्या है एक्सेप्टेंस मस्ट बी। अब इसमें है एग्जांपल, आई एम ऑफर टू सेल हिज लैंड टू एन फॉर 280 पाउंड। एन ने रिप्लाई किया कि मैं ऑफर तो एक्सेप्ट कर लूंगा बट मैं $80 ही पे करूंगा, मतलब उसने 80 पाउंड्स का उसने चेक दे दिया, बाकी कहा कि बाकी जो 200 पाउंड्स है वो मैं मंथली इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा 50-50 करके, ऐसा उसने कहा। बट ये आपकी अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है ना, इसमें तो क्वालिफिकेशन आपने डाल दिया कि हाँ मैं अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करती है, विच इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, तो इसलिए ये अग्रीमेंट नहीं बन सकता। सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, दैट ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 30 lakhs। बी ने रिप्लाई किया कि मैं पे तो कर सकता हूँ बट मैं सिर्फ 24 lakhs ही पे करूंगा, तो ये भी आपकी अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है। एग्जाम्पल 51 यही है कि ए इंक्वायर्स फ्रॉम बी दैट विल यू परचेज माई कार, वो पूछता है कि 2 लाख में तुम मेरी कार परचेज करोगे या नहीं। बी रिप्लाई करता है मैं परचेज तो कर लूंगा 2 लाख में, बट अगर तुम मेरी मोटरसाइकिल परचेज करते हो फॉर 50 lakhs। उसने क्या डाला, उसने कंडीशनल एक्सेप्टेंस डाल दी कि मैं परचेज कर लूंगा 2 लाख में तुम्हारी कार, बट उसके साथ साथ तुम्हें मेरी मोटरसाइकिल भी बाय करनी होगी फॉर 50,000। तो इसलिए इसमें ये माना नहीं जा रहा क्योंकि एक्सेप्टेंस दे दिया बी ने, इसमें तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गया ना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया, एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ वैलिड एग्रीमेंट, ठीक है। बट अगर ये केस अगर कुछ और ऐसे होता है कि अगर बी ये बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी कार परचेज कर लूंगा 2 लाख में, बट तुम आरसी है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना तुम्हारे पास अपनी कार का, तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो अब देखो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या एक वैलिड रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कोई भी कार या कोई भी मोटरसाइकिल या कुछ भी परचेज कर रहे हो व्हीकल, तो उसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका एक इम्प्लाइडली है कि अगर वो आप मांग रहे हो तो इसमें क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको वैलिड एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा। क्योंकि आरसी से क्या हो रहा है, आप उसका टाइटल देख रहे हो कि टाइटल तो वैलिड है ना, ऐसा नहीं है कोई चोरी की गाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं ना, तो वो आपकी जो कंडीशन है वो एकदम जायज है, उसको कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, उसको एक्सेप्टेंस है एंड वो चलेगा, ठीक है। देन थर्ड आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो एक्सेप्टेंस आपकी कम्युनिकेट करना चाहिए। एनी अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस है तो वो तो आपकी एक्सेप्टेंस है ही नहीं है। और मैंने आपको बताया तो वो एग्जांपल जो हमने देखा था ना गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला, इसमें यही है कि आपका अगर आपको नॉलेज ही नहीं था, विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो वो भी गलत है, एंड आपके अपनी भी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक भगवान दास वर्सेस गिधारी लाल का केस था, व्हेन ऑफर मेड बाय इंटेंडेंट ऑफरी विदाउट द नॉलेज दैट ऑफर हैज बीन मेड कैन नॉट बी गिवन, क्योंकि उसको ऑफर का ही नहीं पता था, तो अगर फिर भी मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो मेरी एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। इसका केस लो है, हाँ ये इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं।
इसमें ब्रॉजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, इसमें क्या होता है ना, ब्रॉजन क्या होता है ना, ब्रॉजन एक सप्लायर है और रेलवे कंपनी का, एंड उनके बीच में फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन होते हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक अग्रीमेंट फॉर्म कर लेते हैं। तो जो ब्रॉजन है वो एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट भेजता है रेलवे कंपनी के मैनेजर को, रेलवे कंपनी को मैनेजर को भेजता है कि आप इसको अप्रूव कर दो, साइन अगर आप अग्री हो तो, एंड साइन करके मुझे वापस दे दो। अब मैनेजर ने क्या किया ना, मैनेजर ने लिख तो दिया कि अप्रूव, उसने लिख दिया एग्रीमेंट पे कि अप्रूव, साइन भी कर दिया, बट उसने अपने ड्रॉर में ही रख दिया, उसने वो कम्युनिकेट ही नहीं किया सामने वाले पार्टीज को, उसने ड्रॉर में रख दिया एंड ड्रॉर में ही पड़ा है। तो इसीलिए उसको, इसने अपनी कम्युनिकेशन ही नहीं की, क्योंकि उसको अप्रूव लिखने के बाद उसको सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना कि मैंने तुम्हारा ये अग्रीमेंट है, मैंने रीड कर लिया, मैंने अप्रूव कर लिया, हम अग्री हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में, बट ऐसा कुछ कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं था। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एज अ मैनेजर हैज नॉट कम्युनिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस टू द सप्लायर, उसने एक्सेप्टेंस ही नहीं किया, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ही फॉर्म नहीं हुआ आपका। तो इसलिए कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फोर्थ है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मोड दिए हुए उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज इन जनरल रीजनेबल मैनर में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ऑफर, देखो एग्जांपल में दिखा, इफ ऑफर प्रिस्क्राइब द एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर एंड ऑफर अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है बाय ईमेल, तो उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑफर ने बोला ना कि तुम मैसेंजर्स के थ्रू दो, तो तुम मैसेंजर के ही थ्रू दोगे, मैसेंजर्स के थ्रू। तो ईमेल या टेलीफोनिक या मोबाइल नंबर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। और टाइम है, एक्सेप्टेंस को विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ऑफर में प्रिस्क्राइब्ड है कि इस टाइम के अकॉर्डिंग, इस टाइम लिमिट में आप एक्सेप्ट कर लो, तो आपको उस टाइम लिमिट में एक्सेप्ट करना, अदरवाइज आपका ऑफर लैप्स हो जाएगा। अगर ऑफर में कोई टाइम लिमिट नहीं स्पेसिफाई किए तो रिजनेबल टाइम क्या होगा, उस अकॉर्डिंग आप एक्सेप्टेंस दे दो। और अगर रिजनेबल टाइम भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है या आप डिफाइन नहीं है, तो वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे डिसाइड होगा कि रिजनेबल मैनर क्या होगा। इसके दो एक एग्जाम्पल्स है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ए ऑफर करता है बी को कि मैं ये बनानास जो है वो बेचना चाहता हूँ, 50 kgs ऑफ बनानास है एट 500, एंड बी ने क्या किया ना, बी ने 4 दिन बाद बोला कि हाँ मुझे एक्सेप्ट है तुम्हारा ऑफर। अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि 4 दिन में बनानास तो खराब हो गए होंगे ना, वो तो सड़ गए होंगे, अब वो खाने लायक थोड़ी ना, बिकॉज ये पेरिशेबल गुड्स है ना। तो इसमें उस पेरिशेबल गुड्स में आपका जो टाइम लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कम होता है, आपको विद इन 1 डे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था, विद इन सम आवर्स एक्सेप्ट करना चाहिए था। 4 दिन में चीजें ही खराब हो गई, वो पेरिशेबल हो चुकी है, तो क्या मतलब ना उस कॉन्ट्रैक्ट का। एग्जाम्पल 55 कहता है ए ऑफर्स बी टू सेल हिज हाउस एट 20 lakhs। बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया एंड उसने कम्युनिकेट भी कर दिया, कितने दिनों में किया, उसे 4 दिन बाद किया। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें अगर 4 दिन दिया तो वो आपका रिजनेबल टाइम है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बट क्योंकि हमने बनाना के केस में देखा तो वो एक पेरिशेबल आइटम है, तो इसलिए उसमें 4 दिन ही ले सकते हो, ठीक है। देन 6th वन आता है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। आपकी मेयर साइलेंस है वो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू द एक्सेप्टेंस। इसका भी एक फेमस केस लो है, वो मैं आपको बताती हूँ, दैट इज फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले केस लो है। इसमें क्या होता है ना, फेल्ट हाउस क्या होता है ना, वो हॉर्स परचेज करना चाहता है नेफ्यू से, उसका नेफ्यू कौन होता है, बिंडले। तो वो क्या करता है ना, वो अपने नेफ्यू को लिख के भेजता है कि मैं तुम्हारा ये हॉर्स परचेज करना चाहता हूँ, तुम्हारा ये हॉर्स जो परचेज करना चाहता हूँ, और अगर तुम्हारा कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो फिर मैं ये मानूंगा कि हॉर्स मेरा है एट 30 पाउंड। ऐसे करके उसने लिखा कि अगर तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मैं मानूंगा कि हॉर्स मेरा ही है। अब जो नेफ्यू है वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अंकल को बेच दूंगा, बट उसने रिप्लाई नहीं किया, अपने अंकल को, उसने कोई कम्युनिकेशन ही नहीं किया। उसने सोचा कि हाँ मैं सेल कर दूंगा, ठीक है, बट बाय मिस्टेक क्या हुआ ना, वो जो हॉर्स था वो ऑक्शन में गया एंड ऑक्शन में उस हॉर्स को बेच दिया बिंडले ने, सॉरी नेफ्यू का नाम कुछ और था, बट बिंडले ने बेच दिया था, ऑक्शन बाय बिंडले जो कि ऑक्शनियर था, उसने ऑक्शन में वो हॉर्स बेच दिया था। एंड बट फेल था, उसने कहा कि तुमने ये हॉर्स बेचा कैसे, क्योंकि मैंने तो नेफ्यू को लिखा था कि अगर तुम्हारी कोई रिप्लाई नहीं आता है देन ये हॉर्स मेरा हुआ,
हुआ। तो साइलेंस, अगर साइलेंस इज इक्वल टू द एक्सेप्टेंस, अगर तुम्हारा रिप्लाई नहीं आता है तो हॉर्स विल बी माइन, एंड अगर हॉर्स मेरा है, हॉर्स का ऑनर अगर मैं हूं, तो मेरी परमिशन के बगैर तुम ये ऑक्शन में कैसे बेच सकते हो। तो उसने बिंडे के अगेंस्ट केस फाइल किया। तो कोर्ट ने बोला कि साइलेंस आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है फेल्थ हाउस के बीच में एंड उसके नेफ्यू के बीच में, तो इसलिए वो ऑफर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि आप ऑफर एक ऐसा इम्पोज नहीं कर सकते हो जो साइलेंस आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हो कि अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो मैं उसको एक्सेप्टेंस मान लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑफर अगर आपने वर्ड्स में या क्लियरली कम्युनिकेट किया है तो आपकी एक्सेप्टेंस भी क्लियरली वर्ड्स या बाय कंडक्ट आनी चाहिए, साइलेंस आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जा सकती। ठीक है। एंड सेवेंथ जो लास्ट पॉइंट है दैट इज सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, क्या कहता है दैट एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है। जैसे हम एक्सेप्टेंस दे सकते हैं ना, बाय वर्ड्स मैंने बताया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो मेरी कम्युनिकेशन बाय वर्ड्स है, बट बाय कंडक्ट भी मैं एक्सेप्टेंस दे सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था वो एग्जाम्पल कि वो लड़का ट्रैफिक सिग्नल पर जब गाड़ी रुक जाती है तो वो कार क्लीन करने लग जाता है, तो वो उसका इम्प्लाइड ऑफर हुआ। बट जो ड्राइवर बैठा था जिसकी गाड़ी थी वो कुछ कहता नहीं है एंड वो ठीक करने देता है, गाड़ी साफ करने देता है, तो वो उसकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, क्या उसने उसको मना नहीं किया उस बच्चे को, तो इसीलिए वो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, एंड ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तो उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। तो इसलिए जो ड्राइवर है वो लायबल होगा टू पे प्राइस फॉर हिज सर्विस, जो बॉय की जो सर्विस थी उसके लिए वो ड्राइवर लायबल होगा। तो ये आपकी क्या है, बाय कंडक्ट आपकी एक्सेप्टेंस है जो कि अगेंस्ट अदर देन मोड्स ऑफ वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आई थिंक यहाँ से भी है। यस, ए ने सब्सक्राइब किया था वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर, वीकली मैगजीन्स थी, एंड आफ्टर एक साल हो भी गया, एक साल हो गया तो भी मैगजीन कंपनी क्या कर रही है कि ए को मैगजीन्स भेजती जा रही है, 5 साल तक उसने भेजता रहा एंड ए ने उसे यूज भी कर लिया। बट आफ्टर ए ने मना कर दिया कि मैंने तो सिर्फ 1 साल का ही सब्सक्रिप्शन लिया था, तुम 5 साल तक मुझे क्यों भेजते थे मैगजीन। तो कोर्ट ने बोला कि डेफिनेटली ठीक है, कोई ऐसा हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं हुआ, बट आपकी एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड मानी जाएगी आपके कंडक्ट से, क्योंकि उसने मैगजीन कंपनी ने आपको मैगजीन भेजी थी, तो आपने मना थोड़ा ना किया था, आप भी तो 5 सालों तक उसको यूज किए जा रहे हो, उसको रीड किए जा रहे हो, तो अब आप डिनाई नहीं कर सकते हो बिल पे करने के लिए, जो कि वैलिड नहीं है। इसीलिए ये आपकी एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस आप बोल सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और कम्युनिकेशन वाला पार्ट देखने वाले हैं कि कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्या क्या मोड्स होंगे, परफॉर्मेंस का, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं यूनिट 1 जो ICAI मॉड्यूल का, मैं वहां से यूनिट 1 ही पढ़ा रही हूँ। डे बाय डे मैं बाकी सारे यूनिट्स भी कवर करने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नहीं पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा, ध्यान रखना अपना।